हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। और बताइए क्या हाल चाल। इसका नाम है डिलीवरिंग हैप्पीनेस, अ पाथ टू प्रॉफिट्स, पैशन एंड पर्पस, जिसे लिखा है टोनी शे ने। तो आइए जानते हैं इस किताब के बारे में। क्या आपको पता है कि अमेज़न ने ज़ेपोस को 1.2 बिलियन डॉलर में कैसे खरीदा? क्या आप जानते हैं कि सीईओ टोनी शे अपने बिजनेस में इतने सक्सेसफुल कैसे बने? ये सब इतना भी आसान नहीं था। टोनी को काफी मुश्किलें फेस करनी पड़ी, लेकिन उन्हें गाइड किया उनकी सर्च फॉर हैप्पीनेस ने। जी हाँ, टोनी हमेशा ही एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे। बचपन से ही उन्हें खूब सारा प्रॉफिट कमाने का शौक था और इसीलिए बड़े होकर के उन्होंने अपना स्टार्टअप लिंक एक्सचेंज शुरू किया। फिर उन्हें ज़ेपोस में अपना पैशन मिला, जिसमें उनकी फुल कमिटमेंट थी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ज़ेपोस को बैंकरप्ट होने से बचा लिया था। टोनी अपने कस्टमर्स और एम्प्लॉयज दोनों को बड़ी वैल्यू देते थे। यहाँ तक कि जब अमेज़न ने ज़ेपोस को खरीदा, तब भी टोनी ने अपना पर्पस नहीं छोड़ा, और वो पर्पस था हैप्पीनेस डिलीवर करने का। इस बुक में हम आपको ज़ेपोस और टोनी शे की स्टोरी बताने वाले हैं, जो आपको कई ऐसे लेसन्स देगी जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, जो आप खुद अपने और अपने बिजनेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, तो आइए सबसे पहले जानते हैं सर्च ऑफ प्रॉफिट्स मतलब क्या है एग्जैक्टली ये। टोनी के पेरेंट्स टिपिकल एशियंस लोग थे। वो चाहते थे कि वो पढ़ाई में अच्छे ग्रेड्स लाए, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी सीखे, गाना बजाना, और बड़े होकर के ना डॉक्टर बन जाए। लेकिन टोनी का इरादा तो कुछ और ही था। उसे तो एक बिजनेसमैन बनना था। उसे तो चीजें बना करके उन्हें ग्रो करवाने का शौक था। टोनी को खूब सारा पैसा कमाना था। इसीलिए उसने अपना फर्स्ट बिजनेस वेंचर शुरू किया, जो कि एक वर्म बॉक्स था। उसका ड्रीम था कि वो एक सक्सेसफुल और अमीर वर्म ब्रीडर बने। अपने 9th बर्थडे पे टोनी ने अपने पेरेंट्स को बोला कि वो उसे एक 100 अर्थवर्म्स वाला 100 अर्थवर्म्स वाला मड बॉक्स खरीद कर दे। टोनी डेली अपने वर्म बॉक्स के अंदर कच्चे अंडे डालते थे ताकि वर्म्स स्ट्रांग बने, और फिर वो उन्हें अपने बैकयार्ड में छोड़ देता था। फिर वो 1 महीने के बाद गड्ढा खोद कर देखता था कि अर्थवर्म्स ने अंडे दिए या नहीं, लेकिन उसे कोई अंडे नहीं मिलते थे। एक्चुअली में तो उसे कोई भी अर्थवर्म वापस मिला ही नहीं जो उसने जमीन में छोड़े थे। सब कहीं ना कहीं गायब हो गए थे, या फिर बॉक्स से भाग गए थे, या फिर शायद उन्हें बर्ड्स ने खा लिया था। खैर जो भी हो, टोनी का ये फर्स्ट बिजनेस वेंचर था। अब आगे हम जानते हैं यू विन सम यू लूज सम। मतलब ये कि हार्वर्ड में अक्सर टोनी दोस्तों के साथ घूमने के चक्कर में क्लासेस मिस कर देते थे। उनके कुछ बेस्ट फ्रेंड्स बाद में उनके बिजनेस पार्टनर भी बने। टोनी ने अपने कॉलेज फ्रेंड संजय के साथ मिलकर के एक स्टार्टअप खोला, लिंक एक्सचेंज, जो कि बाद में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को 256 मिलियन डॉलर में बेच दिया था। लिंक एक्सचेंज ने काफी प्रॉफिट कमाया, लेकिन कंपनी ने अपना सेंस ऑफ कल्चर कहीं खो दिया था। बाद में टोनी और संजय ने कंपनी छोड़ दी जो उन्होंने बनाई थी। दोनों ने ओरेकल में भी काम किया, लेकिन उन्हें मजा नहीं आया। फिर उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सप्लोर किया। उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना कंपनी वेबसाइट्स के लिए बैनर एड्स चलाए जाए, और फिर उन्होंने लिंक एक्सचेंज खोली, जहां उन लोगों ने कुछ वेबसाइट्स को अपनी सर्विस ऑफर की। और फिर नेक्स्ट महीने से ही लिंक एक्सचेंज की क्लाइंट्स इंक्रीज होने लगे। टोनी संजय के साथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टास्क शेयर करता था और कस्टमर्स की ईमेल्स भी हैंडल किया करता था। एक दिन न्यूयॉर्क के एक बिजनेसमैन ने उन्हें 1 मिलियन डॉलर में लिंक एक्सचेंज खरीदने का ऑफर दिया। तो टोनी और संजय हैरान हो गए जब उन्हें अपने स्टार्टअप की कीमत पता चली, लेकिन उन्होंने कंपनी बेचने से मना कर दिया। दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपनी बिजनेस क्वालिटी को और ज्यादा इम्प्रूव करेंगे। उन्होंने अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी अपनी टीम में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया, और इस तरीके से उन्होंने 25 लोगों को रिक्रूट किया। सब एक दूसरे को जानते थे और मिलकर के काम करते थे। याहू ने 1997 में लिंक एक्सचेंज को 20 मिलियन डॉलर में खरीदने का ऑफर दिया। टोनी ने इस बारे में काफी सोचा। अगर वो ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो उसे सारी लाइफ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बार फिर से टोनी ने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज देयर विल नेवर बी अनदर 1997। टोनी अपनी टीम से बोला, क्योंकि उसके साथ साथ बाकी लोग भी कुछ बड़ा करना चाहते थे। याहू को फंड करने वाली कंपनी सेक्यूआ कैपिटल ने लिंक एक्सचेंज में 3 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए। टोनी का एक और कॉलेज फ्रेंड था अल्फ्रेड, जो कि कंपनी में वीपी ऑफ फाइनेंस बना। अगले कुछ सालों में कंपनी ने कई और एम्प्लॉयज को हायर किया, क्योंकि उनके क्लाइंट्स भी काफी बढ़ गए थे। तो ये कंपनी जब छोटी थी तो इसमें एक सेंस ऑफ कल्चर था, क्योंकि टोनी और संजय ने अपने कॉलेज के दोस्तों को रिक्रूट किया था, और उन दोस्तों ने अपने बाकी दोस्तों को।
तो इस तरीके से सब एक दूसरे को पर्सनली जानते थे। 1998 में कंपनी के पास 100 एम्प्लॉइज थे। एक दिन मॉर्निंग में टोनी उठा तो इतना लेजी फील कर रहा था कि उसका काम पर जाने का मन ही नहीं था। तभी उसे याद आया कि लास्ट टाइम उसे ऐसा तब फील हुआ था जब वो ओरेकल में जॉब करता था। टोनी उन एम्प्लॉइज के बारे में सोचने लगा जिन्हें कंपनी से ज्यादा पैसे से मतलब था। माइक्रोसॉफ्ट और नेटस्केप दोनों ही लिंक एक्सचेंज के लिए बीट कर रही थी। $265 मिलियन में माइक्रोसॉफ्ट ने डील को जीत लिया, लेकिन टोनी को कोई खुशी नहीं हुई। अब उसके वो दिन चले गए थे जब वो चीजें क्रिएट करने के लिए मोटिवेट रहता था। उसे लगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए ज्यादा पैसे का मतलब है सक्सेस और हैप्पीनेस। टोनी ने कंपनी छोड़ने का मन बना लिया था, जिसकी वजह से उसे अपने शेयर का 20% गंवाना भी पड़ा। लेकिन वो तो अपना पैशन फॉलो करना चाहता था और फिर से कुछ नया बिल्ड करना चाहता था। आगे बात करते हैं डाइवर्सिटी के बारे में। टोनी के कई सारे दोस्तों ने भी उसके साथ ही लिंक एक्सचेंज को छोड़ा था और उन्हें खूब सारा पैसा मिला था, लेकिन वो सब भी अब खुद से एक ही बात पूछ रहे थे, अब आगे क्या। टोनी ने सैन फ्रांसिस्को में एक मूवी थिएटर कॉम्प्लेक्स खोला। उसे पता चला कि इसके ऊपर में 50 न्यू ब्रांड्स के लॉफ्ट्स है और स्ट्रीट के उस पार टाको बेल था। तो टोनी ने तुरंत एक लॉफ्ट खरीद लिया और अपने दोस्तों को इस बारे में बताया। जब वो कॉलेज में था तो उसने अपने डॉर्म मेट्स के साथ एक कोर ग्रुप बनाया था। अब ये सारे लोग आपस में काफी क्लोज हो गए थे और एक दूसरे को काफी सपोर्ट करते थे। टोनी ने अपने दोस्तों को बोला कि वे सब भी लॉफ्ट में शिफ्ट हो जाए। अल्फ्रेड और उसके बाकी के कुछ लोग उसके साथ रहने आ गए थे और फिर कॉलेज के जैसे ही उन लोगों ने यहाँ भी अपना एक नया वर्ल्ड बना लिया था। टोनी और अल्फ्रेड ने सोचा क्यों ना बाकी लोगों के साथ मिलकर के एक इन्वेस्टमेंट फंड ओपन किया जाए। उनके एक दोस्त के पास एक पेट फ्रॉग था, इसीलिए उन्होंने इसका नाम वेंचर फ्रॉक्स रख दिया। उनके इस फंड की इन्वेस्टमेंट टोटल $27 मिलियन थी। अपने एक लॉफ्ट में उन्होंने वेंचर फ्रॉक्स का ऑफिस बना लिया था। अब उनका काम था नए बिजनेस वेंचर्स को ढूंढना। तो एक दिन टोनी को निक स्विनमरन का वॉइस मेल मिला। निक ने suicide.com नाम से एक वेबसाइट बना रखी थी, जिसे वो बिगेस्ट ऑनलाइन शू स्टोर बनाना चाहता था, यानी कि वो शूज का एक एक्सक्लूसिव अमेज़न खोलना चाहता था। टोनी उसे मना करने वाला था, लेकिन फिर निक ने उसे कुछ स्टैटिक्स दिखाए। यूएस की फुटवेयर इंडस्ट्री $40 बिलियन वर्थ की थी। इसका 5% या $2 बिलियन ऑलरेडी मेल ऑर्डर के थ्रू जा रहा था। टोनी ने देखा कि ऑनलाइन शू बिजनेस में काफी पोटेंशियल है। निक ये भी जानता था कि शू खरीदने के लिए उस टाइम कोई भी ऐसी रिलायबल वेबसाइट नहीं थी, इसलिए उसने पहले डोमेन नेम suicide.com सिक्योर कर लिया। फिर उसने अपने नजदीकी शू स्टोर्स में जाकर के स्टॉक की पिक्चर्स ले ली। अब जब उन्हें वेबसाइट के थ्रू कोई ऑर्डर मिलता तो वे लोग जाकर शॉप से जूते खरीद लाते और कस्टमर को डिलीवर कर देते। अब टोनी ने निक को बोला कि सबसे पहले तो साइट का नाम चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये नाम कुछ ज्यादा ही जेनेरिक था। निक के माइंड में ज़ैपोज आया, जो कि ज़प्टोस का शॉर्ट फॉर्म था। स्पेनिश में ज़प्टोस का मीनिंग होता है शूज, और सच तो ये था कि निक को शू बिजनेस के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, इसीलिए वो एक शू सेल्समैन फ्रेड से मिला। टोनी, निक और फ्रेड 100 शू ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप के लिए तैयार हो गए। उन्हें ड्रॉप शिपिंग करनी थी, जिसका मतलब था कि ज़ैपोज को ऑर्डर मिलेंगे और शू ब्रांड्स कस्टमर्स को शिपमेंट करेंगे। ज़ैपोज को वेंचर फ्रॉक्स ने फंड किया था, लेकिन इसे और फंड की जरूरत थी। निक और फ्रेड कंपनी चलाते थे, दोनों इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे। इसी बीच टोनी और अल्फ्रेड सुकोवा को कन्विंस करने में लगे थे कि वो ज़ैपोज के लिए भी फंडिंग करे, जैसे उन्होंने लिंक एक्सचेंज के लिए की थी। सुकोवा को ज़ैपोज की प्रोग्रेस थोड़ी छोटी लग रही थी, इसीलिए वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। जब ज़ैपोज के फंड ओवर हो गए तो टोनी और अल्फ्रेड ने वेंचर फ्रॉक्स से दोबारा ज़ैपोज में फंड ट्रांसफर कर दिया। ज़ैपोज एक अकेला ऐसा बिजनेस था जिसमें टोनी ने इन्वेस्ट किया था। कुछ टाइम के लिए वो डे ट्रेडिंग में भी इन्वॉल्व था, लेकिन टोनी को वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं आ रही थी। वो पैसा तो कमा रहा था, लेकिन वो कुछ भी बिल्ड नहीं कर रहा था। टोनी कुछ मीनिंगफुल करना चाहता था, और यही रीजन था कि उसने अब ज़ैपोज के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व होने का मन बना लिया था। कंपनी बचाने के लिए टोनी ने ऑफिस सैन फ्रांसिस्को लॉफ्ट में शिफ्ट कर दिया था। अब वो फुल टाइम सीईओ था और ज़ैपोज टोनी का पैशन और सारी दुनिया बन गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रेट योर पोजीशन। मतलब ये कि सालों तक ज़ैपोज सरवाइव करने की कोशिश करता रहा, फिर रिसेशन आया, .com बबल आया और 9/11 का अटैक हुआ। ज़ैपोज को कोई इन्वेस्टर नहीं मिल पा रहा था। वेंचर फ्रॉक्स के भी सारे फंड्स यूज हो चुके थे। टोनी और अल्फ्रेड ने अपनी काफी सारी पर्सनल सेविंग भी इन्वेस्ट कर दी थी।
और सबसे बड़ी बात कि सुकोआ अभी भी जेपोज में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं थी। निक, फ्रेड और टोनी ने डिसाइड किया कि वो अपने स्टाफ को 20% कम कर देंगे। उन्होंने खर्चे बचाने के लिए अंडर परफॉर्मर्स को रखा। जेपोज का टफ टाइम चल रहा था। टोनी और उसके दोस्त हर हाल में कंपनी को बचाने की कोशिश में लगे थे। टोनी ने अपने स्टाफ से पूछा कि क्या वो लोग 20% कम सैलरी में काम करेंगे, लेकिन उनमें से कई लोग कम सैलरी में अफोर्ड नहीं कर सकते थे। कई लोगों को रेंट पे करना होता था और जिन लोगों ने रिजाइन नहीं दिया, टोनी ने उन्हें फ्री में अपने लॉफ्ट में शिफ्ट करने को बोल दिया। उसके पास 3 यूनिट्स और थोड़े ऑफिस स्पेस की जगह थी। इन सब जगहों को जेपोज के एम्प्लॉयज के लिए डोम में कन्वर्ट कर दिया गया। जिन लोगों ने मूव किया उनमें निक स्विनबर्न भी था और इस तरीके से जेपोज को अंडर परफॉर्मर्स और नॉन बिलीवर्स से छुटकारा मिला, क्योंकि जो लोग बच गए थे वो वाकई में जेपोज के डेडिकेट एम्प्लॉयज थे जिन्हें पैसे से ज्यादा अपने पैशन से प्यार था और ये जेपोनियंस जेपोज के लिए काम करते थे। टोनी ने लॉफ्ट्स को छोड़कर के अपना सारा रियल एस्टेट बेच डाला था। अब वो एक बायर ढूंढ रहा था जो उसका पार्टी स्पेस खरीद सके, लेकिन क्राइसिस के चलते कोई भी इसे खरीदने को तैयार नहीं था। टोनी को रियल एस्टेट बेचने का जितना भी पैसा मिला था वो सब उसने जेपोज में इन्वेस्ट कर दिया था। तो अब उसे कुछ ऐसे तरीके सोचने थे जिससे कि जेपोज की सेल इंक्रीज हो सके। जेपोज अब ड्रॉप शिपिंग से इन्वेंट्री में शिफ्ट हो गया था ताकि उन्हें ज्यादा ब्रांड्स और ज्यादा स्टॉक्स मिल सके। और जेपोज ऐसे शोज भी ऑफर करने लगी थी जो कि डिमांड में थे। फ्रेड के पास इन्वेंट्री आने लगी। जेपोज का ऑफिस शू बॉक्सेस से भर गया था। बिजनेस मॉडल चेंज करने का उसका आइडिया एकदम सही था। इन्वेंट्री होने की वजह से अब सेल्स इंक्रीज हो गई थी। 2000 में जेपोज की $1.6 मिलियन की सेल हुई, जो बढ़कर के $8.6 मिलियन हो गई। शू इन्वेंट्री अब जेपोज के ऑफिस में फिट नहीं हो पा रहा था। टोनी को स्ट्रीट की दूसरी साइड में एक वेयरहाउस मिल गया था, लेकिन वो भी काफी नहीं लग रहा था। फिर ई लॉजिस्टिक नाम की कंपनी ने उन्हें इन्वेंट्री हैंडल करने और शू शिपिंग का ऑफर दिया, लेकिन ये कंपनी अपने काम में पूरी तरीके से इनइफेक्टिव रही। और ऐसा पॉइंट भी आया जब जेपोज के पास सिर्फ 2 वीक्स का फंड बचा था। टोनी को जब पार्टी स्पेस के लिए खरीदार मिला तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि ये ऑफर ओरिजिनल प्राइस से 40% कम था। पार्टी स्पेस बिक गया और सारा पैसा तुरंत जेपोज के फंड्स में ट्रांसफर कर दिया गया। तो टोनी ने केंटुकी में एक नया वेयरहाउस ले लिया था। उसने डिसाइड किया कि वो इसे अपने वेंचर फ्रॉक्स वाले फ्रेंड कैथ की हेल्प से पर्सनली चलाएगा। इस नए वेयरहाउस का नाम उन्होंने विस्की रखा, जो कि वेयरहाउस इन्वेंट्री सिस्टम इन केंटुकी का शॉर्ट फॉर्म था। जेपोज को इस वेयरहाउस को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए थी क्योंकि ये एक ई कॉमर्स कंपनी थी। टोनी को अपनी मिस्टेक रियलाइज हो गई थी कि जब उन्होंने ई लॉजिस्टिक को इन्वेंट्री और शिपिंग के लिए आउटसोर्स किया था, तो टोनी और कैथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे। उन्होंने अब डिलेड ऑर्डर्स और रॉन्ग शिपमेंट से भी छुटकारा पा लिया था और 2002 में जेपोज की सेल इंक्रीज होकर के $32 मिलियन हो चुकी थी। हालांकि उनके खर्चे भी काफी थे। जेपोज को शू सप्लायर्स को भी पे बैक करना होता था और कंपनी अभी भी प्रॉफिट मार्जिन में कम चल रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद एक रिलीफ ये था कि वेल्स फार्गो जेपोज को $6 मिलियन का लोन देने को तैयार हो गई थी। वेयरहाउस सिस्टम इम्प्रूव होने से जेपोज अब कस्टमर्स को बेस्ट शू सिलेक्शन ऑफर कर सकता था। कस्टमर्स के लिए फ्री शिपिंग और फ्री रिटर्न का ऑप्शन भी था और उनकी डिलीवरी भी हमेशा टाइम पर होती थी। 2003 में जेपोज की सेल $70 मिलियन हो गई और इसके साथ ही ये ऑनलाइन शू स्टोर में नंबर 1 साइट बन गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और अब जानते हैं प्लेटफॉर्म फॉर ग्रोथ, ब्रांड, कल्चर और पाइपलाइन। जेपोज को उसके लोगों की डेडिकेशन ने बचाया। टोनी और उसके दोस्त कंपनी के लॉयल एम्प्लॉयज थे जिन्होंने काफी सेक्रीफाइस किए और हर हाल में काम करते रहे। वो हर मुसीबत में साथ रहे। इन्वेंट्री अपग्रेड करने की वजह से जेपोज की सेल भी इंक्रीज हुई और अपने एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस और स्ट्रॉन्ग कल्चर के चलते कंपनी लगातार ग्रो करती रही। इनके सेटिस्फाइड कस्टमर इनके प्रोडक्ट और सर्विस की माउथ पब्लिसिटी करते थे, जिससे कस्टमर बढ़ते चले गए। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के लिए कोई बजट नहीं रखा गया था, इसीलिए जेपोज ने अपने कस्टमर सर्विस पर ज्यादा इन्वेस्ट किया। टोनी और उसके दोस्तों ने जेपोज का अपना कॉल सेंटर खोलने के बारे में सोचा क्योंकि आउटसोर्सिंग और सैटेलाइट सेंटर्स उन्हें इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं लग रहे थे। उन्हें लगा कि जेपोज को लॉस वेगस ट्रांसफर करना सही रहेगा, जहां वो अपना बेस्ट कॉल सेंटर डिपार्टमेंट खोल सकते थे। उनके स्टाफ के 90 में से 70 लोग लॉस वेगस शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि स्टाफ में कोई भी जेपोज के बाहर किसी को नहीं जानता था, तो सब लोग आपस में ही क्लोज फ्रेंड बन गए थे।
टोनी लिंक एक्सचेंज वाली मिस्टेक रिपीट नहीं करना चाहते थे। वो जेपोज में स्ट्रॉन्ग कल्चर क्रिएट करना चाहते थे और यही रीजन था कि टोनी और बाकी एम्प्लॉइज ने मिलकर के 10 कोर वैल्यूज क्रिएट की। नंबर 1 कोर वैल्यू है डिलीवर वाव थ्रू सर्विस, और ये चीज पॉसिबल हुई जब उन्होंने यूपीएस वर्ल्ड पोर्ट हब के साथ कोलैबोरेशन किया, जो 24/7 कभी भी और कहीं भी डिलीवर करती थी। कभी कभी तो जेपोज कस्टमर्स को ओवरनाइट डिलीवरी और फ्लावर भेज करके भी सरप्राइज कर देती थी। Zappos.com के हर वेब पेज पर 1800 नंबर विजिबल रहता था और कॉल सेंटर एम्प्लॉइज अपने हर कस्टमर को पूरा टाइम देते थे। उन्हें कोई स्क्रिप्ट या कोई अपसेल इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करना था। उन्हें पूरा फ्रीडम था कि अपने कस्टमर्स से अपने तरीके से डील कर सके। 4 नंबर कोर वैल्यू है बी एडवेंचरस, क्रिएटिव एंड ओपन माइंडेड। जेपोज के कल्चर को प्रोटेक्ट रखने के लिए एचआर डिपार्टमेंट में लोगों को सिर्फ उनकी एबिलिटी ही नहीं बल्कि कल्चर फिट के हिसाब से भी रिक्रूट किया गया था। यहाँ एम्प्लॉइज काम के साथ साथ पूरा फन भी करते थे और सबको बोला गया था कि वो जैसे है वैसे ही बिहेव करे। किसी के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डाला जाता था। आगे बात करते हैं टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल। जी हाँ, जेपोज मीडिया के थ्रू बड़ा पॉपुलर हुआ। इसकी कस्टमर सर्विस की क्वालिटी वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू फैलने लगी, जिसने इसे पब्लिक में काफी फेमस कर दिया था। टोनी और बाकी लोग ब्लॉग्स, इवेंट्स और ट्वीट्स के थ्रू जेपोज की स्टोरी को शेयर कर रहे थे। कई लोग और बड़ी सारी कंपनीज भी जेपोज की सक्सेस से इंस्पायर हुए। इस कंपनी में सब कुछ था, प्रॉफिट्स, पैशन और पर्पस। जेपोज अपने कस्टमर्स और एम्प्लॉइज को तो हैप्पीनेस दे ही रही थी, साथ में कई मिलियंस का प्रॉफिट भी कमा रही थी, जिसकी वजह से बाकी कंपनीज ने भी अपने कोर वैल्यूज को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया था। इस प्रोग्राम में सेमिनार्स और ट्रेनिंग वीडियोस इंक्लूड थे। जेपोज ने प्रूव कर दिया था कि प्रोडक्टिव होने के साथ साथ आप फन भी कर सकते हैं। इसके अलावा जेपोज अपने ब्लॉग्स और ट्वीट्स के थ्रू पब्लिक से कनेक्ट था। हालांकि बोर्ड मेंबर्स इस टाइप के कल्चर से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो इसे टोनी का सोशल एक्सपेरिमेंट बोलते थे क्योंकि उन्हें सिर्फ सेल्स इंक्रीज और प्रॉफिट से मतलब था। टोनी अपने इस कल्चर के चलते जेपोज से लगभग निकाले ही जाने वाले थे, लेकिन एक्चुअली में यही कोर वैल्यूज और कल्चर एम्प्लॉइज को यूनाइटेड रखता था। हालांकि टोनी को लगता था कि बोर्ड मेंबर्स और शेयर होल्डर्स को भी इस वर्क कल्चर का पार्ट होना चाहिए। टोनी और उसके दोस्तों के लिए जेपोज जॉब से कहीं ज्यादा बढ़कर था। ये उनका पैशन था, उनका कॉलिंग था, जिसे वो इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकते थे। उन्होंने इन्वेस्टर्स ढूंढने शुरू कर दिए ताकि ये इश्यू सेटल हो सके, और इसके लिए उन्हें कंपनी में और ज्यादा लेवरेज चाहिए था। उनका लक अच्छा था कि अमेज़न ने जेपोज में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया, जो कि 2009 में हुआ। वो एक डील थी। कैश पे करने के बजाय जेपोज ने शेयर होल्डर्स के शेयर अमेज़न के शेयर से एक्सचेंज कर लिए। टोनी ने इसे 2 कंपनीज के बीच मैरिज का नाम दिया। ये एक ऐसी डील थी जिससे दोनों कंपनीज को बेनिफिट मिला। अमेज़न ज्यादा हाईटेक है और जेपोज ज्यादा हाई टच है। साथ मिलकर के दोनों कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकते थे। जेपोज में जैसा चलता था सब कुछ वैसा ही रहा। जेपोज ने अपने बोर्ड मेंबर्स के साथ डिसएग्रीमेंट भी रिजॉल्व कर लिया था। इस खुशी को सबने साथ मिलकर के सेलिब्रेट किया। टोनी ने इस मौके पर जो स्पीच दी थी उसका कुछ पार्ट इस तरीके से है। मुझे कई सारे लोगों ने पूछा कि अगर हमें दोबारा जेपोज क्रिएट करने का चांस मिले तो हम क्या डिफरेंट करेंगे। हमने शुरुआत में कई सारी गलतियां की, लेकिन उन गलतियों से हमने कुछ ना कुछ सीखा, जिसने हमें और भी स्ट्रांग बना दिया। अमेज़न के साथ पार्टनरशिप करके हमें अपना विजन फुलफिल करने का मौका मिलेगा कि हम इस दुनिया को और भी ज्यादा हैप्पीनेस डिलीवर कर सके। तो चलिए इसी हैप्पीनेस को और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं एंड गेम की। जी हाँ, शुरुआत है तो एंड तो करना ही होगा। जेपोज का विजन है डिलीवर हैप्पीनेस टू द वर्ल्ड, फिर चाहे वो परफेक्ट शूज से मिले या फिर ओवरनाइट शिपिंग के थ्रू या कस्टमर लॉयल्टी टीम के साथ बात करके। ये पर्पस जेपोज ने अपने से भी बढ़कर रखा था, जिसकी वजह से उसे इतनी सक्सेस मिली। व्हाट इज योर गोल इन लाइफ? आपका गोल क्या है लाइफ में? टोनी जिससे भी मिलता था यही सवाल करता था। कुछ लोग बोलते थे कि वो फिजिकली फिट होना चाहते हैं, कुछ बोलते थे कि उन्हें खुद का बिजनेस करना है, और कई लोगों को एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की चाहत थी। इन लोगों से जब इसका रीजन पूछा गया तो सबने एक ही रीजन दिया, उन्हें अपना गोल पाना था, क्योंकि उन्हें लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए। हर किसी को हैप्पीनेस चाहिए। लोग सिर्फ एक ही बात सोचते हैं, जब मैं ये अचीव कर लूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। लॉटरी विनर्स पर एक स्टडी करने से पता चला कि ये लोग जैकपॉट जीतने से पहले ज्यादा खुश थे। टोनी ने साइंस ऑफ हैप्पीनेस से एक बात सीखी कि आप पहले ये श्योर कर लीजिए कि कौन सी चीज आपको हैप्पीनेस दे सकती है।
खुद से पूछिए कि जो आप करने जा रहे हैं क्या उससे आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिलेगी। टोनी ने ये भी सीखा कि हैप्पीनेस 3 टाइप की होती है। फर्स्ट वाली होती है प्लेजर यानी कि आनंद, जो प्रॉफिट से कमाई जाती है और जो सिर्फ टेम्पररी होती है। टोनी को ये हैप्पीनेस लिंक एक्सचेंज और अपने डे इन ट्रेनिंग से मिली थी, मगर ये हैप्पीनेस लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी। सेकेंड टाइप की हैप्पीनेस है पैशन, जो कि लॉयल एम्प्लॉयज को हर अच्छे बुरे टाइम में कंपनी के साथ जोड़े रखती है, क्योंकि एम्प्लॉयज खुद के लिए ज्यादा कमिटेड होते हैं, हार्डवर्क करते हैं और खुद पर बिलीव करते हैं। थर्ड टाइप की हैप्पीनेस है पर्पस यानी कि उद्देश्य। अगर आपका पर्पस आपसे भी बड़ा है तो आपकी हैप्पीनेस भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। ज़ेपोस की स्टोरी में हमने देखा कि टोनी और उसके दोस्तों को प्रॉफिट कमाने में खुशी मिली, लेकिन बैंकरप्सी ने उनकी खुशियों को छीन लिया, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और अपने पैशन और हार्डवर्क से कंपनी को बचा लिया। और ज़ेपोस आज भी सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि कंपनी एक बड़े पर्पस के लिए काम करती है और वो पर्पस है डिलीवरिंग हैप्पीनेस। जी हाँ, तो इसी के साथ कंक्लूजन ये निकलता है, मुद्दा मामला ऐसा है कि आपने यहाँ पर टोनी शे की इंस्पायरिंग जर्नी को पढ़ा, उसके बारे में जाना, जो कि प्रॉफिट से पैशन और पर्पस की स्टोरी बताती है। आपने ज़ेपोस के फेलियर और सक्सेस के बारे में भी जाना कि कल्चर और कस्टमर सर्विस में इन्वेस्ट करना मार्केटिंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करने से ज्यादा इफेक्टिव है। टोनी बाकी बिजनेसेस को भी अपना फ्रेमवर्क चेंज करने के लिए इंस्पायर करना चाहते हैं। एम्प्लॉयज और कस्टमर्स की हैप्पीनेस लॉन्ग टर्म्स के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाती है। अगर आप लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस लाते हैं, अगर आपका गोल मनी और फेम से भी ज्यादा डीप है, तो यकीन मानिए आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, यहाँ पर मुझे रुकना होगा कुछ टाइम के लिए, क्योंकि अगली समरी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, क्योंकि ये समरी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि डिलीवरिंग हैप्पीनेस ये ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी, कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, या फिर आप अपने बिजनेस में कौन सी बात को फॉलो करने जा रहे हैं, प्लीज बताइएगा। और आगे कौन सी समरी आपको सुनानी है मुझे, वो भी आप मुझे बता दीजिए। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, हमेशा खुश